नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह कुछ खास मुद्दों के साथ, कुछ खास मेहमानों के साथ देखते हैं क्या कुछ खास है एजेंडे में। वित्त मंत्री जेटली का बयान, भूमि बिल पास हुआ तो 30 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार। कहा बिल पास होने से गरीबों को औद्योगिक गलियारों में मिलेगा रोजगार। और एक बार फिर विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने दिया विवादित बयान, मीडिया के लिए कहे अपशब्द। चले, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। दो खास एजेंडे हैं। पहला एजेंडा है भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर के। जी हाँ, कोशिश लगातार सरकार की तरफ से ये है कि जो इसकी अच्छी बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाएं, किसानों तक पहुंचाई जाएं। और इसका जिक्र राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हुआ। और अब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि अगर ये अध्यादेश कानून की शक्ल लेता है तो फिर 30 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जी हाँ, तमाम दलितों को, भूमिहीनों को, 30 करोड़ लोगों को, ऐसे लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सवाल बड़ा यही कि ये क्या लॉलीपॉप है या वाकई में ये संभव है। तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। युद्धवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता बाकी के। हमारे साथ रमेश चंद्र रतन जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। भूपेंद्र धर्माणी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पुष्पेंद्र कुलशेष जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। साथ ही संजय थापा साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संजय जी, पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो दावा किया गया है 30 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। कितने समय में, कब तक ये 30 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, कितना प्रैक्टिकल लग रहा है आपको ये? देखिए, टारगेट ऐसे सेट करने में तो कोई कितना भी टारगेट सेट कर ले उसका कोई महत्व तो है नहीं जी। जबकि आप उस टारगेट को एक समय सीमा में बांध ले कि इस इतने साल तक या 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर हम इस टारगेट को हम अचीव करेंगे, तब तक तो कुछ मतलब बनता है। अगर आप 30 करोड़ जॉब जो है उसका टारगेट दे रहे हैं, उसमें कोई समय सीमा नहीं बांध रहे हैं, तो इसका तो कोई महत्व ही नहीं है। दूसरी बात कि जो है, मैं आपको एक बताऊं कि जो कॉरपोरेट जगत को जो बढ़ावा मिलेगा इस भूमि अधिग्रहण बिल से, जो प्रधानमंत्री साहब बोले जा रहे हैं, मेरा ये कहना है कि जितने भी आज जो रिकवरी तो हो नहीं रही है, इकोनॉमिक रिकवरी है नहीं। अच्छा, दूसरी बात कि अगर इकोनॉमिक रिकवरी हो भी तो इसमें कोई गारंटी क्या है कि जो है ये जो है रोजगार को बढ़ोतरी देगी। चले, सीधे सीधे मेरा सवाल यही है कि 30 करोड़ रोजगार फीजिबल है, प्रैक्टिकल लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं ना कि 30 करोड़ जॉब जो प्रधानमंत्री ने बोला है, जेटली साहब ने बोला है, वित्त मंत्री ने बोला है, उसको संभव करने के लिए समय सीमा का कोई टारगेट नहीं दिया हुआ है। अगर हम 5 साल का भी फ्रेम लेते हैं, क्या आपको पॉसिबल लग रहा है? सवाल सिर्फ इतना है ना, बताइए। नहीं, इसमें देखिए एक दो चीजें हैं। एक तो रिकवरी हो नहीं रही है, जो बोले जा रहा है कि कॉर्पोरेट जगत को रोजगार बढ़ावा देगी, इसमें कोई रिकवरी आ नहीं रही है अभी तक। और दूसरी बात यह है कि कॉर्पोरेट जगत, नहीं सुन लीजिए, एक छोटा सा मैं बोलना चाहूंगा। कॉर्पोरेट जगत जो है रोजगार को बढ़ावा और रोजगार की जो नियुक्तियां हैं वो नहीं कर रही है। रोजगार कहां से आ रहा है? कॉटेज इंडस्ट्री से आ रहा है, स्मॉल, माइक्रो और सेमी इंडस्ट्री से आ रहा है। कॉर्पोरेट जगत से नहीं आ रहा है इस समय रोजगार। आप किसी भी इंडस्ट्री से पूछ लीजिए, इस बार रोजगार नहीं बढ़ रहा है। और बैंक की जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, जो कल आरबीआई गवर्नर ने बोला है, तो बैंक कॉस्ट ऑफ फंड को कम नहीं कर रही है, जिससे कॉर्पोरेट का बढ़ोतरी नहीं हो रही है। चलिए, अब बहुत जो है इसका क्लियर जवाब जो है अवधेश जी से लेता है। अवधेश जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि ये जो 30 करोड़ का टारगेट रखा गया है, कहा गया है जो कॉरिडोर बनेंगे, नेशनल कॉरिडोर बनेंगे और जो भूमि अधिग्रहण होगा उससे 30 करोड़ लोगों को, और जिक्र खासतौर से दलितों का किया गया है, किसानों का किया गया है, भूमिहीनों का किया गया है। 30 करोड़ नौकरियां फीजिबल लग रही हैं, प्रैक्टिकल लग रही हैं, या आपको लग रहा है कि अब चुनाव आ रहे हैं तो सरकार को ये लग रहा है कि कहीं भूमि अधिग्रहण कानून उनके गले के कहीं वो बैकफुट पे है, उनके गले की हड्डी एक तरीके से बनी हुई है, क्योंकि एक निगेटिव जो है कैंपेन भी चल रहा है सरकार के खिलाफ इसको लेकर? देखो, इस ढंग से जो उनका वाक्य है वो ये नहीं है कि भूमि अधिग्रहण करने से 30 करोड़ जो है रोजगार मिल जाएगा। वो ठीक से अगर आप उस भाषण को पढ़ेंगे तो उसमें ये पूरा लिखा हुआ है कि जो हमारी योजना है भूमि अधिग्रहण के साथ जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉरिडोर वगैरह बनाए जाएंगे, अगर ये कानून की शक्ल ले देखो, ऐसा है कि जो भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या वर्तमान में दुनिया की अर्थव्यवस्था, उसमें सबसे ज्यादा जो उद्योग मिलते हैं वो निर्माण क्षेत्र में मिलते हैं। जब आप एक सड़क बनाते हैं तो आप समझिए उसमें ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें पत्थर कटते हैं, उसमें स्टील का है, उसमें छड़ का है, उसमें सीमेंट का है, उसमें पेंट्स का है, उसमें अलकतरा का है।
फिर उसके साथ साथ जो है उसमें उसके अकाउंटिंग्स का है, तो वो उसमें एक व्यापक, उसी प्रकार से जब आप घर बनाते हैं तो वो जो चीजें शुरू होती है तो सबसे ज्यादा रोजगार, इसलिए ज्यादातर सरकारों की कोशिश यही रहती है कि हम अधिक से अधिक निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दें। हालांकि मेरे जैसा व्यक्ति हमेशा इसके इसलिए विरुद्ध रहा है कि निर्माण क्षेत्र के साथ साथ हम प्रकृति का इतना दोहन कर चुके होते हैं कि उसके एक दुष्प्रभाव भी है, लेकिन अब वो तो चलेगा नहीं, पूरी दुनिया उसी रास्ते पर चल रही है। तो जो उनका कहना है अगर उस ढंग से होता है तो मेरे लिए 30 करोड़ कोई ज्यादा नहीं है। 30 करोड़ ज्यादा नहीं लग रहा ना, मुझे ज्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो इतनी तेजी से काम होंगे तो उसमें लोगों को रोजगार मिलना ही मिलना है ना, क्यों मिलेगा उसमें। लेकिन सवाल वही है कि क्या वाकई जितना लक्ष्य रख रहे हैं, जो इनकी कल्पना है केंद्र की, उसी अनुसार वो काम आगे बढ़ेगा, ये है। क्योंकि इसमें राज्यों की दो सवाल है मेरे जुड़े हुए, बाकी लोगों से भी पूछूंगे। सवाल ये है कि एक तो 5 साल के दौरान 5 करोड़ रोजगार जो है अटल बिहारी नहीं दे पाए। दूसरा सवाल, आज प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो सिर्फ 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जिनके लिए लंबी सारी नीतियां चल रही है। उन्होंने कहा जो मुद्रा बैंक की जो उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने कहा छोटे कारोबारी 8 से 10 करोड़ 12 करोड़ तक के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। सवाल यह है कि जब छोटे कारोबारी बड़े कारोबारी मिलकर के 30 करोड़ तक के आंकड़े को इतने लंबे समय तक अचीव नहीं कर पाए हैं, तो सिर्फ भूमि अधिग्रहण कानून ला करके क्या 30 करोड़ का टारगेट पूरा किया जा सकता है? नहीं, आप इसको असल में क्या है कि इसको गलत तरीके से इसको मिला रहे हैं। मैं वैसे आपके लिए गलत शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं। देखो, दो बात, हमारे देश में अभी तक जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसको संगठित, वो केवल 8% रोजगार दे पाया है। ये तो कोई नया आंकड़ा नहीं है। देश के 92% लोगों को गैर संगठित क्षेत्र में ही काम मिल रहा है। वो खेती का क्षेत्र हो सकता है, खेती से जुड़ी हुई गतिविधियां में सबसे ज्यादा काम मिलता है। 55 से 56% रोजगार तो उसी में मिल रहा है। तो वो तो एक तथ्य है ही है। लेकिन दूसरा ये भी तथ्य है कि इस देश में इस देश में जो दैनिक रोजगार का मतलब, आप अस्थायी और स्थिर रोजगार की बात जब करेंगे तब ऑर्गेनाइज सेक्टर पीछे होता है। ठीक, पुष्पेंद्र जी आपसे जानना पूरा दो पंक्ति और पूरा करूंगा, टोक दिए तो पूरा ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप गहराई से देखोगे तो कहीं एक फैक्ट्री जब खुलती है ना, तो वहां एक दुकान खुलती है चाय की, वहां होटल की दुकान खुलती है, उसके अलावा वहां लॉज खुल जाते हैं, फिर आने जाने के लिए बसें चलना शुरू होती। तो ये सब उसके साथ रोजगार, सबको मिलाकर के आपको लगा 30 करोड़ रोजगार मिल, मुझे इसमें अगर काम होता है तो मुझे इसमें कहीं कोई समस्या नजर नहीं आती है। चलिए पुष्पेंद्र जी। देखिए, मुझे लगता है कि इस सरकार के पूरे 10 महीने या 11 महीनों में ये भूमि सुधार बिल के पे ये सरकार ऐसे फंस गई है कि एक पोस्चर ले लिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, और इसके चलते इस पूरा जो ऑर्डिनेंस था वो लैप्स हुआ, फिर दोबारा से आ गया है। लेकिन आप ये देखें कि जिस दिन से इस लोकसभा और राज्यसभा के बाद जब ये बिल के मामले पे बाहर मामला आया, तब से नरेंद्र मोदी जी का कोई भाषण देख लीजिए आप, चाहे बंगलौर की रैली में नेशनल एग्जीक्यूटिव के बाद जो वहां भाषण हुआ या विज्ञान भवन में हुआ, किसी भाषण में वो 5-6 शब्दों का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे उनकी एक बार पूरी मन की बात इसी के ऊपर उन्होंने डेडिकेट की, वो लगातार कह रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण कानून जो है उस पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, भ्रम फैला रहा है, झूठ फैला रहा है, नौटंकी कर रहा है, राजनीति कर रहा है। और अपने लोगों, मंत्रियों से भी, सांसदों से भी वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष के मुकाबले आप जाएं। और नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में भी ये हुआ कि विपक्ष जिन चीजों पे भ्रम फैला रहा है, हमारे कार्यकर्ता जाएं और लोगों को बताएं कि सरकार क्या कर रही है। तो मुझे क्या लगता है कि तमाम सारी चीजों को अगर देखें तो मैं समझता हूं कि अरुण जेटली बड़े पढ़े लिखे, बड़े सधे हुए, बड़े ज्ञानी मंत्री हैं। अगर वो कन्विंस करने की कोशिश हो रही है, नहीं, मुझे लगता है कि ये भी इसलिए देखिए कि 19 तारीख को राहुल गांधी अवतरित होंगे और कांग्रेस की रैली है, और उस रैली से पहले सोनिया गांधी सड़क पे हैं और कांग्रेसी सारे खेतों में चले गए हैं। सवाल यह है कि ये लड़ाई जो है मैदान पे हो रही है। उससे पहले एक मैसेज उससे पहले मैंने वही कहा, क्योंकि इसमें एक जुमला जुड़ा हुआ है कि दलित हैं, पिछड़े हैं, फैक्ट्री कब लगेगी, कब बनेगी, 10 साल का रोड मैप है। क्योंकि दिल्ली के चुनाव में जिन लोगों को झोपड़ी जिसकी जहां थी वो वही मकान दे रहे थे, और आखिर में आते आते ये हो गया कि 2022 और 24 तक जो है सबको मकान मिलेगा। अब ना होगा, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, लेकिन ये जुमला बिहार के लिए जरूरी है, इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ ये एक जुमला है। चलिए, जुमले पर धर्माणी साहब, ये 15 लाख वाला जुमला है जिसका जिक्र कर रहे थे अमित शाह, या आपको इसमें कुछ हकीकत दिखाई दे रही है? 30 करोड़ नौकरियां अगर ये कानून पास हो गया तो इसका जिक्र पहले नहीं, अब जब विरोध हो रहा है तब किया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर बहुत
अलग अलग व्यूज हैं, पर मैं जो बेसिक बात कह रहा हूं, अरुण जेटली ने ये कहा है, ये क्लेम किया है उन्होंने। नेता क्लेम करते हैं, आपको मालूम ही है, चाहे वो सत्ता में है, सत्ता के बाहर है। अब उन्होंने अगर क्लेम किया है तो उसका उनके पास एक आधार होगा, तभी उन्होंने क्लेम किया। वित्त मंत्री हैं देश के, और मैं अगर ये कहूं कि जिम्मेवार पद पर रहते हुए कोई गैर जिम्मेदाराना बयान इस तरह का खुले में नहीं दिया होगा, परंतु जो सरकार बार बार कह रही है कि अगर इस अमेंडमेंट को लेकर, इस बिल को लेकर कहीं पर कोई भी प्रकार का सुझाव विपक्ष देना चाहता है तो दे। विपक्ष के पास विरोध, विपक्ष को अगर आप पूछते हैं कि किन मुद्दों पर विरोध है, तो विरोध नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ मेरा सवाल सीधा, 30 करोड़ रोजगार आपको फिजिबल लग रहा है? जो अवधेश जी ने बात कही है, जो रोड मैप जो सरकार बता रही है, जिस प्रकार लैंड एक्विजिशन को लेकर सरकार एक तरीके से आगे बढ़ना चाह रही है, इतने विरोध के बाद भी उनका टारगेट इसीलिए इतनी जल्दी है कि 1 साल सरकार का हो चुका है, अगले 4 साल में उन्होंने डिलीवरी देनी है। और डिलीवरी के लिए अगर उनके पास ये रोड मैप है, तो मुझे लगता है कि एक जो पूरे बहुमत से सरकार आई है, उसको काम करने दिया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, युद्धवीर जी आपका क्या कहना है? 30 करोड़ रोजगार अगर भूमि अधिग्रहण पास हुआ तो? देखिए, आज के बयान से स्पष्ट है कि बौखला गए हैं। ये बौखलाहट में दिया गया बयान है। 30 करोड़ रोजगार देना, 30 करोड़ संख्या का अंदाजा, मुझे तो ये लगता है जैसे प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले कहा था, मोदी जी ने, कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में जमा होंगे, और बाद में जब इसकी चर्चा हुई चुनाव के बाद, प्रधानमंत्री के बाद, तो अध्यक्ष जी ने कहा, अमित शाह जी ने, कि वो चुनावी जुमला था। ये भी इस भूमि अधिग्रहण बिल को लेके जो चर्चा चल रही है देश भर में, उस एक जुमला ये है जिसको इस्तेमाल किया गया। 30 करोड़ लोगों को, 30 करोड़ तो आज 67 साल के बाद भी 30 करोड़ लोग रोजगार पे नहीं है इस देश में। और जो कॉरिडोर बनना है, वो 4 कॉरिडोर जो चिन्हित हैं, उसमें टोटल लगा दें। और जैसा अभी मेरे साथियों ने कहा, देखिए मेरे साथियों ने कहा, आज जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री आ रही है, जो मैकेनाइज्ड है, जिसमें आदमी की गुंजाइश ही नहीं है काम करने की, कहां से 30 करोड़ नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है रमेश चंद्र जी, बहुत संक्षेप में, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, इस मुद्दे पर हम चर्चा बाकी लोगों से भी और चर्चा करेंगे। एक छोटा सा रिएक्शन आपसे। रिएक्शन लेने का वो नहीं, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये कृषि प्रधान देश है, और इसकी जो है 70% करीब जो है ये देश में किसानी आबादी है। लेकिन मुझे ये आंकड़ा बिल्कुल जो आप जो भ्रमित हैं, आंकड़ा कतई गलत नहीं है, प्रैक्टिकल है। 30 करोड़ का मतलब है 25% की जनता के प्रति एक सोच है, एक रोड मैप है। दूसरा एक और भी चीज मैं आपको जानकारी दे दूं, एक और अभी सरकार है, दूसरा एक और भी चीज बता दें कि इस रोड मैप के बारे में आपको ये जो अभी जो मुद्रा बैंक के बारे में जो कहा गया है, उसका एक अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया 10 से 12 करोड़ है बताया है। तो 10 से 12 करोड़ मुद्रा बैंक की उस सोच के मुताबिक रोजगार का सिस्टम बनाया है। ये 30 करोड़ बिल्कुल अवधेश जी की बात के मुताबिक 100% इसमें कोई भी ऐसा बौखलाहट नहीं है, और कतई पार्टी और सरकार का सोच कटिबद्धता के साथ है। इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में 30 करोड़ जो रोजगार मिलेगा उसके बाद स्थिति क्या होगी देश की, और कब तक हो गई ये तस्वीर साफ। घटनाचक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भूमि अधिग्रहण कानून पर, जो वित्त मंत्री का आज बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस अध्यादेश ने कानून की शक्ल ले ली, पास हो जाता है, तो 30 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या ये प्रैक्टिकल है या फिर ये भी जुमला साबित होगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ दिलीप के सिंह भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप एडिटर जैन टीवी के।
दिलीप जी आपसे जानना चाहेंगे, आप किस तरीके से इस बयान को देख रहे हैं? पहले सुनना चाहूंगा रमेश रतन जी को, बीजेपी के नेता हैं, वो रमेश जी बताएं क्या है? देश को पता है, ब्रेक से पहले उनकी बात हाँ, सुनिए। बिल्कुल वो बताएं पूरी बात। पूरा नहीं होने दिया आपने। प्लीज आप हाँ, देखिए ऐसा है कि सबसे पहले चीज तो यह है कि कभी भी कोई भी सिस्टम या प्रोसेस जब तैयार किया जाता है तो उसका रोड मैप ही बनाया जाता है और रोड मैप के मुताबिक ही सरकारें चाहे प्राइवेट कंपनी है कोई वो विदाउट प्रोजेक्ट के तो सिस्टम नहीं चलता। अब मुझे एक बात बता दीजिएगा, अभी मुद्रा बैंक का आज जो है डिक्लेरेशन हुआ है जिसमें 20,000 करोड़ का एक निधि दे करके जिसमें अनुमानित तय कहा गया है कि 10 से 12 करोड़ लोगों का जो मुद्रा है। रमेश जी मैं माफी चाहता हूँ, नहीं मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं जी, ये जो बयान दिए गए हैं ये अरुण जेटली जी का है, वित्त मंत्री जी का। उन्होंने कहा है कि अगर ये कानून बन जाता है तो 30 करोड़ जॉब जो है सृजित होंगे। नहीं और प्रधानमंत्री ने जो मुद्रा को शुरू किया है उस पर ये चर्चा नहीं है ना। मैं मेरा सवाल है कि क्या 30 करोड़ जी आपको सिर्फ चर्चा नहीं है, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ जी। उस मुद्रा बैंक के मुताबिक 20,000 करोड़ के सिस्टम को 10 और 12 करोड़ लोगों की उस सुविधा और हित को रख करके रखा गया है। ये जो अभी बिल है जिस पर गरीब, पिछड़ा, दलित, खेतर मजदूर, युवा और सारा सिस्टम जुड़ा है और उस सिस्टम से जुड़ने के लिए ये देश 70% आबादी किसान की है और सबका साथ सबका विकास ये तो सब भाषण एजेंडा है, उसका एक रोड मैप के मुताबिक ही जिसे इसे ये कानून पास हुआ तो 30 करोड़ जॉब मिलेंगे ये कह रहे हैं वित्त मंत्री। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है, हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि आप देश को ये बताएं, रमेश जी आप देश को ये बताएं कि ये कानून बनने के बाद ये कह रहे हैं कि 30 करोड़ लैंडलेस पीपल टू गेट जॉब वंस लैंड बिल इज पास्ड, ये बताएं, इस पे जवाब दीजिए कि क्या इसकी संभावना? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 1 करोड़ जॉब का वादा किया था, हर साल पूरा नहीं कर पाए। नहीं आप किस आधार पे, इसका आधार क्या है? क्या ये देश को बताएंगे आप? उसे टाइमिंगली सिस्टम में मत जोड़िएगा। ये रोड मैप जिस तरीके से जो बात है, ये चाहे कॉरिडोर हो, चाहे किसानों का हो, चाहे पिछड़ों का हो, चाहे दलित का हो, चाहे युवाओं का हो, ये कृषि प्रधान देश को उसे क्यों मान रहे हैं? 70% आबादी उसको मानते हैं और ये 25% हिस्सा है 30 करोड़ का। तो 30 करोड़ का जो रोड मैप क्यों ना बनेगा? क्यों लोगों को इसका जो है रोजगार नहीं मिलेगा? चाहे इंडस्ट्री के रूप में मिलेगा, चाहे नौकरी के रूप में मिलेगा, सवाल वो रोजगार सवाल वो है नहीं रमेश जी। सवाल आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं जो उन्होंने कहा है। वांट टू मेक ए स्पेशल मेंशन ऑफ पुअर, दलित, ट्राइबल, बैकवर्ड्स, दोज हु आर लैंडलेस, द लैंड एक्विजिशन बिल वी आर ब्रिंगिंग एज पर दैट द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स which would be set up in the country, those backward people, मैंने डिफाइन किया आपको, दिलीप जी मैंने इसी के मुताबिक आपको डिफाइन किया। इसमें क्या समस्या है? अरे वो सब सुन लिया, बताइए नहीं है, बताइए। नहीं आप प्रश्न केवल आप बताइए कि आपको पता है तो आप जवाब दीजिए। नहीं आप जवाब दीजिए कि आपको कैसे नहीं होगा। नहीं आप जो पढ़ रहे हैं की तरफ से जवाब नहीं है। नहीं है, अगर आप नहीं ना तो आपको जवाब अपना संदेह बताइए कि हमको इस बिंदु पर संदेह है तो लीजिए ना, क्या सुन ले? एक सब पढ़ के सुना रहे हैं, क्या सुने? अभी के दलित को पिछड़ों को इसका आधार क्या है ये बताइए। अगर आपके पास कोई जवाब है, अगर वित्त मंत्री का जवाब आपके पास है तो दीजिए। अरे मैं रोक नहीं रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। आपके पास जवाब है तो पढ़ के ही आया हूँ। आपके पास जवाब है क्या? आपके पास जवाब दीजिए। दिलीप जी जवाब है, मैंने आपको सुना नहीं ना, आपने पढ़ के सुनाया, मैंने भी पढ़ा है। मैंने कहा बीजेपी के प्रवक्ता की तरह आपको जवाब दीजिए। दिलीप जी मैंने वही कहा, प्रवक्ता है तो जवाब दीजिए, नहीं तो रमेश जी को जवाब दे दीजिए। आप पहले तो ये सवाल बहुत साफ है। पूछते हैं
हैं। बिल्कुल मेरा सवाल है, आपसे सवाल अगर आपके पास जवाब है तो दिया, उन्होंने भी दिया। नहीं तो मैं बात को भी बात को भी जवाब देंगे, लेकिन आप अगर आपके पास जवाब दीजिए, जिनकी बात को भी बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। एक लाइन पूछ रहा हूं, एक लाइन में बस सिंपल आप जवाब दे दें। मेरी बात तो सुन लें। 700 करोड़ के देश में अरे अब 30 करोड़ 25% मायने नहीं रखता। 70% ये किसान प्रधान देश है, और जो रोड मैप है उसमें दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, युवा हो, सारे मिला करके एक रोड मैप है, उसमें कोई भी अनिश्चितता नहीं है। ये प्रैक्टिकल है, ये कोई किसी तरह से खोखला थोड़ा नहीं है। और दूसरा, आपने 15 लाख, एक और भी चीज जानकारी दे दूं, ये 15 लाख कांग्रेसी और लोग बहुत बोलते हैं, हम लोगों ने जो लोगों से आनी थी निधि, उसका अप्रोक्सीमेटली आइडिया था देश में कि इससे 15 लाख आप गलत तरीके से आप लोग शुरू कर रहे हैं। रमेश भाई सचिव के साथ साथ जो है वकील भी है, वकील की हैसियत से डिफेंड कर रहे हैं। रमेश भाई अवधेश जी से मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि देखिए इस पे कोई राजनीतिक बहस नहीं, हम लोग राजनीतिक लोग नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 30 करोड़ जॉब की उन्होंने बात कही है। आपने तमाम बातें कही, कृषि प्रधान देश, सरकार अच्छी चल रही है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन एक लेमैन को समझाने के लिए हमको ये तो बता दीजिए कि हमारे पास 4 साल का समय बचा है, सरकार ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट कर क्यों 4? आप तो 25 साल आज करेंगे जी। अरे देखिए 25 साल का, ये 25 साल का अच्छा काम करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे भाई। अरे भाई रमेश भाई देखिए, मैंने कहा वो जो आप जो बयान दे रहे हैं, अल्लाह करे आपके मुंह में घी शक्कर, आप 25 नहीं 500 साल का राज करें, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन अभी आप मैंडेट 5 साल का लेके आए हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो सवाल, हम कोई शक नहीं कर रहे, लेकिन हम लेमैन की तरह समझना चाहते हैं कि 30 करोड़ जो जॉब जो हैं, ये जो कहा गया है इस कॉरिडोर के बनने से, इस कॉरिडोर के कंप्लीट हो जाने तक 5 साल 10 साल का प्लान है, 20 साल का प्लान है, 1-1 साल का प्लान है। हम तो सिंपल बात पूछ रहे हैं, हम आपकी बाकी बातों में कोई जिक्र नहीं कर रहे कि आपने ऐसे ही कह दिया है, लेकिन हमें यह लग रहा है कि 30 करोड़ जॉब इस देश में, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे वो नहीं दे पाए, और जो अभी कॉर्पोरेट जगत दे रहा है वो 1.5 करोड़ दे पा रहा है, तो 30 करोड़ की गिनती हम कितने साल में माने, उसके देने का क्या तरीका है, कितनी कंपनियां लगने वाली हैं, कितनी इंडस्ट्री लगने वाली है, 5 साल में लगने वाली है, 2020, उस पर कुछ चीज आपसे बेसिक फैक्चुअल बात पूछ रहे हैं। राजनीतिक तौर पर कोई सवाल नहीं उठा रहा आपसे, लेकिन हम फैक्चुअल तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आप दोनों कह रहे हैं कि क्यों नहीं लग सकता, तो फैक्चुअली बताइए, बस इतनी बात है और कोई सवाल नहीं। चले रमेश जी प्लीज। देखिए, मैं फिर बता रहा हूं कि ये जो चीज है, जिसे आप दूसरे रूप में ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे भाई। नहीं, ऐसा है कि वो सारी चीज फैक्चुअली आज उन्होंने डिक्लेयर किया है। आज मुद्रा बैंक का जो डिक्लेयर किया कि 10-12 करोड़ लोगों को खुदरा को पैसे को मिलना है, इसी टाइप से 30 करोड़ लोगों को चाहे कॉरिडोर खाली क्यों ले रहे हैं, उसके साथ साथ तमाम इंडस्ट्री, तमाम सिस्टम बने गए, और सड़क एक बनाने वाला कोई सड़क को वापस नहीं ले जाएगा, और सारे जो गांव का आदमी जहाँ शहर में भागता है, वो शहर में वो रोजगारित जो सिस्टम है वो सर्जन होगा। और एक और जी, आपके मंत्री जी ने क्लियर कहा है कि औद्योगिक गलियारों में 30 करोड़ रोजगार वो जनरेट करेंगे। रोजगार नहीं, उसका उतना अवसर मिलेगा। अच्छा जी, आप मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी वक्त ज्यादा नहीं गया, देश समझ रहा है। 5 करोड़ का वायदा करके जो नतीजा हुआ था, आपको उससे सबक लेना चाहिए था। गलती हुई है आपके मंत्री से, भूल सुधरवा लो, और देश ऐसा नहीं है, माफ भी करता है, ये देश गलती को माफ कर देता है। कोई गलती नहीं है, इरादा नेक है, कटिबद्धता है, कोई गलती नहीं है। आप चले, सरकार की सोच, रणनीति और जो सबका साथ सबका विकास जो सोच बना करके चले हैं, उसे कटिबद्धता के साथ निभाएंगे, और ये प्रैक्टिकल है। अब सारा रोड मैप सरकार ने, दिलीप जी आप डिक्लेयर किया है, तो रोड मैप आज ही क्यों ले रहे हैं? रोड मैप भी आ जाएगा आपके सामने।
चले रोड मैप भी आएगा। आप 125 करोड़ लोगों को कैसे विश्वास देंगे जो आप कह रहे हैं? कोई मानने को तैयार नहीं है। आप समझ जाओ, बोल सुधार लो आप। लोगों को एंगल नहीं है, हम अपनी समझ के लिए कह रहे हैं। हम कह रहे हैं अवधेश जी को जरा सा आप अगर विपुल जी पूछे तो और आसानी होगी। मेरा सवाल इस बात से अब थोड़ा अलग करके देखते हैं। देखिए, एक तो यह है कि फैक्चुअली यहाँ बहुत सारी बातें 2000 से 2005 तक का जो रेट था ना, प्लानिंग कमीशन का मेरे पास वो रिपोर्ट है, उसमें सभी 5 वर्षों से रोजगार की वृद्धि दर ज्यादा थी। ये जान लीजिए, जो लोग कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रोजगार का सृजन नहीं हुआ, देने के वादे किए थे। आप बुलाते हैं तो बोलने देंगे, या तो एंकर को रखिए, आप नहीं ये तरीका, या तो एंकर आप तथ्य को गलत मत छोड़ दिए, मेरे से मत पूछिए। आप नहीं, आप बोल रहे गलत तथ्य है। सारी दुनिया के तथ्य आप ही के पास है। आप तो एंकर बोले, आपको एंकरिंग करनी है तो वहां बैठिए, वहां बैठिए। आप उसको छोड़िए, तथ्य को चुनौती दे रहे हैं। नहीं ना, आप यहाँ जो है, आप तथ्य को चुनौती दी, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि तथ्य गलत नहीं है। अगर तथ्य गलत मैं बोल रहा हूं तो मैं पत्रकार छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूं कि अटल बिहारी के शासन काल में हर वर्ष 1 करोड़ रोजगार पैदा हुए हैं। ये फैक्चुअल पोजीशन हमारे प्लानिंग कमीशन ने दिया है। आप गलत साबित कर दे, दिखाइए जवाब। मेरे पास है, मैं दिखा दीजिए अवधेश जी उसको, आप दिखा दीजिए उसको। शासन काल में आप दिखाइए के अनुसार प्रति वर्ष 1 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ है। यह प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है। अभी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का एनएसएस का हमने रिपोर्ट खोला है। दिखा दीजिए। ठीक, आगे बात नहीं करता। आप कहें चलो दूसरी बात है कि जब आप डिबेट करते हैं तो एंकर या तो प्रश्न करे, आप करें। आप अगर तथ्य को चुनौती दे इस तरीके से नहीं कर सकता। बात पूरा नहीं होने देंगे। नहीं तो आप तथ्य बताइए ना, अगर गलत है तो। मैं कह रहा हूं कि आपके चिल्लाने से देश नहीं मान लेगा। एक बात, आप जोर से चिल्लाएंगे उसको देश नहीं मान लेगा। देखिए, दो चीजें हैं। अवधेश जी कंप्लीट कर लेंगे। आप अपनी बात। पहली बात तो यह है कि अगर मेरे तथ्यों पर विश्वास नहीं है तो आप मुझे मत बुलाएं। वो इशू नहीं है। कोई नहीं, जीवन में नहीं करता। आप उसके पीछे तर्क होता है, बोलने देता ही नहीं है। प्लीज आप बोले मेरे भाई। नहीं, कहाँ बोलने दे रहे हैं? हर लाइन पर टोकते हैं, ऐसे थोड़ा डिबेट होगा यार, ऐसे चले। अब आदमी का दिमाग भी इकोनॉमी विषय है, इकोनॉमी के अनुसार बात होगी ना। ये पॉलिटिकल उनका चौधरी साहब की तरह तो नहीं बात करूंगा ना भाई, पॉलिटिकल विषय नहीं है। तो जानबूझ के कह रहा हूं। मैंने पहले ही कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार कंस्ट्रक्शन एरिया में होता है। अगर कंस्ट्रक्शन बढ़ती है, उस रोजगार को देखो, उसमें सीमेंट की फैक्ट्री तेज होती है, उसमें स्टील की फैक्ट्री तेज होती है, उसमें खनन तेज होता है, उसमें ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम तेज होता है, उसमें ईंट के भट्ठे चलते हैं, उसमें पत्थर काटे जाते हैं, उसमें ट्रांसपोर्टिंग होता है, फिर उन सबके भोजन भाजन के लिए होटल दुकानें सब खुलती है। तो ये सब आप मिला देंगे तो ट्रकों की वृद्धि होगी, टायर की वृद्धि होगी, टायर बनाने वाले खड़े होंगे। इसलिए ये सारा मिला के होता है कि जब वो काम उस लक्ष्य के अनुसार होगा तो उसमें रोजगार मिलेगा। रोजगार का मतलब डेली की नौकरी नहीं होती है, रोजगार का मतलब की अपॉर्चुनिटी, अवसर का। इसलिए मुझे इस 30 करोड़ में कभी संदेह नहीं हो सकता है। कोई भी अगर उस हिसाब से काम होता है तो यह हो सकता है। अभी देखना है कि जिस हिसाब से सरकार की कल्पना है काम होता है या नहीं होता है। लेकिन हम आपको हर वर्ष के आंकड़े ऐसे रोजगार सृजन के रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्लानिंग कमीशन का पूरा डाटा है। तो किसी और को रखिए, मैं बता सकता हूं। सरकार का जुमला क्या है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते मुझे इसमें कहीं संदेह नहीं है कि अगर ठीक तरीके से इस पर काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सारे काम हो, उसी ढंग से हाउसिंग डेवलपमेंट हो, उसी ढंग से मकान बने, सड़कें बने, रेलवे लाइन बने, देश में एयर बने, तो उससे रोजगार 30 करोड़ कोई ज्यादा नहीं है उसके मायने में मेरे हिसाब से। 30 करोड़ कोई ज्यादा नहीं है। मेरे को ये लगता है, देखिए मैं 1 मिनट कहना चाह रहा हूं कि जब हम किसी इशू पर बात कर रहे हैं और किसी चीज को कोट करके अगर कोई कह रहा है,
उससे आप डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं तो आपके पास उसका भी आधार तो होना मत जाइए सर। मेरा ये कहना है, एक मिनट, मेरा ये कहना है कि अगर कोई अपने अपने व्यूज हैं, जरूरी नहीं हमारे मत जाइए, एक मिनट सर, अब आप इस पे बहस नहीं होगी ना भाई। एक मिनट आप जजमेंटल अब बात क्या कर रहे हैं? विषय पर आप भी जजमेंट कहना है कि आप जब भी किसी इशू पे हर एक का अपना व्यू है। मेरे को ये जो 1 करोड़ की बात ये कह रहे हैं, आप अगर याद हो अगर आपको कि जब पिछली बार एनडीए की सरकार आई थी तो उस समय पूरी तरह से इकॉनमी जो थी स्लो डाउन पर थी, और जो स्वर्णिम चतुर्भुज बनाने की बात आई उससे जिस प्रकार इकॉनमी उठी ये सब जानते हैं। और जो कंस्ट्रक्शन की बात कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि कंस्ट्रक्शन जब भी कंट्री में शुरू होती है इकॉनमी उठती है। और उससे जो एक बात कही जा रही है कि जहां जहां भी एक्वायर की जाएगी उसका 1 किलोमीटर का जो एरिया, बार बार बात आती है, और वो सबसे बड़ा लैंड एक्विजिशन का ऑब्जेक्शन भी उस पर है कि 1-1 किलोमीटर बहुत लंबा एरिया होता है। जब कंस्ट्रक्शन थ्रू आउट होगी, जो वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे 1-1 किलोमीटर दोनों तरफ, तो 30 करोड़ उन्होंने कई फिगर कैसे कही ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन तो इसके मेरा ये कहना है कि इसके अंदर स्कोप बहुत ज्यादा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। चलिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्कोप ज्यादा है। एक सवाल है, बिल्कुल सवाल ये है कि क्या इस कानून के जो वो कह रहे हैं पास होने से 1 करोड़ 30 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटी जो वो कह रहे हैं, एक उसका टाइम फ्रेम क्या है, 2 क्या ये लैंड एक्विजिशन, वही सवाल क्या है, क्या उसका कोई एक दिल्ली की लेआउट में सारा सिस्टम दिखाया नहीं जाता, आज डिक्लेयर किया है तो उसका रोड मैप आपके सामने आ जाएगी सब सामने आपके। रमेश भाई, मैं एक छोटा सवाल कर लूं सर। मेरा सवाल रमेश जी से ये है सर, ये बताइए कि अभी जो 2013 में कानून आया उसके पहले इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था जमीन अधिग्रहण को लेकर के। सवाल मेरा ये है, क्या चाहे वो एनडीए की सरकार रही या फिर कांग्रेस लेड यूपीए की सरकार रही, तब क्यों नहीं तमाम योजनाओं के जरिए इतनी बड़ी संख्या में रोजगार सृजित हो पाए? क्या अब नए कानून, इस कानून की वजह से 30 करोड़ की जो बात की जा रही है, सवाल लोग शक इस वजह से कर रहे हैं कि भाई ये कानून तो 2013 में आया, उसके पहले तो इतना रिस्ट्रिक्शन था नहीं, तो फिर उस समय क्यों नहीं इस तरह के जॉब जो है वो सृजित हुई? देखिए, पहले एनडीए के पीरियड में भी 5 करोड़ जो सृजन जो हुआ है वो सारे जो है सारी चीजों, प्लानिंग कमीशन सारी चीजों में डिक्लेरेशन है, वो उसमें कहीं किसी चीज की कोई लेस मात्र वो नहीं है, डाउट वाला शब्द। दूसरी चीज एक और है कि इस चीज को अभी अवधेश जी ने डिफरेंट एंगल से बताया कि चाहे वो पत्थर काटने का हो, चाहे कल कारखाने चलाने का हो, मशीन चलाने का हो, और मैंने उससे दूसरे रूप में कहा हो चाहे आदिवासी हो, गरीब हो, युवा हो, दलित हो, पिछड़ा हो, खेतिहर मजदूर हो, एक बहुत बड़ा एक मतलब देश का हिस्सा इसमें लगेगा। और लग करके ये जो आइडिया बताया है, अब आज उन्होंने डिक्लेयर किया है, तो डिक्लेयर करने के बाद सारा सिस्टम, सारा प्रोसेस अभी इंडस्ट्री अभी आनी है, कॉरिडोर का सिस्टम बन जाने दीजिएगा। जो दिखाई दे रहा है ये प्रैक्टिकल है और निश्चित है। और लेकिन अब आज ही डिक्लेरेशन पे आप पूछ रहे हैं कि रोड मैप भी दिखाइएगा। अब रोड मैप जब सरकार चला रहे हैं तो उन्होंने, दिलीप जी सरकार चला रहे हैं तो सारी चीज बना करके उन्होंने सिस्टम बना करके ही किया है, वैसा नहीं है जी। तो आप थोड़ा वेट करिएगा ना। आप फिर से उसको, मैं वही कह रहा हूं कि आप 1 करोड़ जॉब प्रॉमिस किया गया था वाजपेयी जी के द्वारा हर साल, और आप जानते हैं 2003 में वो आंकड़ा अब पूरा का पूरा निकाल के आप देख सकते हैं। अब अगर उस जॉब को भी डिफाइन करेंगे तो वो डिफरेंट टाइप का है, इसमें मजदूरी भी है, पत्थर तोड़ना भी, जैसा कि अवधेश जी ने अलग तरीके से बताया है, इसी सिस्टम से है। सवाल सरल है कि क्या ये भूमि अधिग्रहण बिल को पास करवाने के लिए या भूमि अधिग्रहण बिल पे जो आप बैकफुट पे हैं उसके कारण ये जो है आंकड़े दिए जा रहे हैं? एक और भी जानकारी दे दूं आपको, 2013 में जो भी कानून बनाया उस कानून में जो भी खामियां रह गई, उस खामियों को ध्यान में रखते हुए, किसानों का हित सर्वोपरि रखते हुए यह सारा बिल लाया गया है। और बिल लाने में एक और भी चीज कि कोर्ट में न जाने की परमिशन, उसका मुआवजा देने की परमिशन, 4 गुना देने की परमिशन, सहमति की परमिशन, कॉरिडोर में रोजगार की परमिशन, ये सारा सिस्टम बिल्कुल गुमराह कर चुके। कांग्रेस के पास इस समय कोई भी कुछ भी नहीं है,
सिवाय उसको प्रोपेगेंडा करने के, और बाकी कोई चीज है नहीं। ये जो बिल है किसानों के हित के लिए है, इसमें लेस मात्र कहीं भी किसी टाइप का अहित वाला कोई टॉपिक ही नहीं है। और एक और भी चीज है, जैसे बोलेंगे युद्धवीर सिंह जी, उससे पहले मैं बोल दूं, फिर भी सरकार ने कहा है कि आपके पास अगर कोई सुझाव है, प्रोपेगेंडा मत करिएगा, बेवकूफ मत बनाइएगा, अगर सुझाव है तो देने का काम करिएगा। उनका अगले विषय पे जाने का हो रहा है, बहुत संक्षेप में युद्धवीर जी, आप एक छोटा सा रिमार्क। रमेश रतन जी से मेरा निवेदन है, सवाल किसान का एक भी आप किसान को 1894 भूमि अधिग्रहण अधिनियम में जो परिवर्तन हुआ 2013 में, तो पहली दफा एहसास हुआ था कि वो इस जमीन का मालिक है। उससे पूछ के उसकी संपत्ति पे हाथ डाला जाएगा। आपने उसको छीन लिया है इस बिल के माध्यम से, आपने उस क्लॉज को निकाल दिया है। आप केवल मात्र आप ये बता दें उसमें किसान के हित में क्या, विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन हमारी संपत्ति को हमसे युद्धवीर जी छीना क्यों जाए? मैं सिर्फ एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, आप लगातार किसानों की बात कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां हैं, वो सरकार और विपक्ष के बीच का झगड़ा है, वो चलेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जितनी मजबूती के साथ आप ये बात कह रहे हैं, उस मजबूती के साथ कोई किसानों का ऐसा आंदोलन जो हमने टिकैत के समय देखा था, दिल्ली जाम हो जाती थी, हाईवे जाम हो जाते थे, कोई आम किसान के अंदर इसका विरोध होकर के क्यों नहीं हुआ? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 18 से 21 तक 4 दिन 50,000 किसान 18 तारीख को वहां थे, और हम प्रधानमंत्री जी को 1 महीने पहले सूचित करके आए थे कि हमको सुन लिया जाए, और हम 4 दिन बैठे रहे कि प्रधानमंत्री हमको सुनेगा, पार्लियामेंट चल रही थी और हमें टाइम देगा। निवेदन करके आए थे, विरोध भी करने नहीं आए थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने आंखें बंद कर रखी हो, कान बंद कर लिए हो, और केवल मात्र प्रधानमंत्री मन की बात कहने के लिए 22 तारीख को टीवी पे आए, जब हम किसान मन की बात कहने वहां पार्लियामेंट के सामने बैठा, 2 मिनट देने में उनको तकलीफ क्या थी? जी चलिए, दिलीप जी आपसे यही सवाल है कि क्लोजिंग रिमार्क दीजिए, क्योंकि अगले विषय पर भी जाना है, समय हमारे पास कम बचा हुआ है। क्या लग रहा है आपको इस विषय पर? नहीं, ये जो है, जो इन्होंने 30 करोड़ बोला है, यही सवाल हम आज जानना चाहते हैं कि आखिर इसका आधार किस तरह से है। क्या 30 करोड़ जो अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, ये इस भूमि अधिग्रहण कानून से जोड़ के कर रहे हैं? तो मेरा सवाल है, क्या ये भूमि अधिग्रहण कानून पे जो बीजेपी बैकफुट पे है, सरकार बैकफुट है? मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं। बैकफुट किसने कह दिया? या इसमें बैकफुट का मतलब ही नहीं है साहब। अब आप उनको बात कंप्लीट कर लीजिए, बस इतना ही है जी। चले फिलहाल इस विषय को यहीं पे समेटते हैं। नजरें इस बात पर रहेंगी कि क्या ये बात जो कही गई है, क्या लोगों को लुभाने के लिए कही गई है, लोगों को ये बताने के लिए कही गई कि ये उनके हित में है, या वाकई में प्रैक्टिकल है ये 30 करोड़ की जॉब? इस पर नजरें जो है सबकी लगी रहेंगी। एनालिसिस हम भी जैन टीवी में करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे हमारे मंत्री महोदय की, जिनकी जबान एक बार फिर फिसली है, उस पर विवाद है। क्या कुछ है, एक ब्रेक के बाद चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और अब बात करते हैं आज के दूसरे एजेंडे की। दूसरे एजेंडे में आपको बता दें कि आज विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिसमें कहा गया मीडिया को प्रेस्टिट्यूट शब्द का इस्तेमाल किया गया। उसको लेकर के तमाम विवादित बयान, जो उसके बाद तमाम तरह के सियासी बयान आने शुरू हुए। पहले कांग्रेस को सुनते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम मांग रख रहे हैं कि उनको बर्खास्त करें। पहले बीजेपी से ये तो सवाल उठे कि उनके बारे में आज तो उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है, वो उसका जवाब वो खुद ही देंगे। आप बीजेपी सरकार को देख लिए तो इट्स बिकम अ गैम्बिट ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग। इट कीप्स डिस्टेंसिंग, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, वो खुद ही जवाब दे देंगे। आज भी उन्होंने वही किया है। हर बार उनकी, मैंने इतने नाम आपको पढ़वाए हैं, जो भी लोग हैं सब अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। एंड हमेशा बीजेपी सरकार से भी यही कहती है कि हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हम उससे डिस्टेंस रख रहे हैं, उसके बारे में वो खुद ही बात करेंगे। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेंद्र जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं, और सबसे निवेदन ये है कि बहुत समय हमारे पास कम है, तो संक्षेप में ही टिप्पणी रखें। दो इसमें पहलू हैं। एक पहलू तो ये है
कि जिस तरीके से बयान आया वो तो आया, लेकिन उससे पहले 4000 भारतीयों को निकाला गया और जनरल वीके सिंह लगातार वहां पर मौजूद रहे। तमाम विदेशों को भी मदद करनी, 26 देशों से मदद मांगी गई। तो ये इसकी सराहना कम हुई क्या? इस बात की फ्रस्ट्रेशन थी वीके सिंह के अंदर? क्या वजह रही इस तरह की जो उन्होंने ट्वीट किया उससे पहले जो बयान दिया? देखिए, एक बात तो जरूर है कि मुझे लगता है कि जो कंट्रोवर्सी उनके वहां जाने से हुई वो किसी ने पैदा नहीं की थी। खुद वीके सिंह वहां गए और फिर उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने ड्यूटी कहा, डिसगस्ट कहा, फिर प्रेशर में कहा, वो तमाम सारी बातें उनके अपने ट्वीट की वजह से हुई। लेकिन मुझे लगता है कि जब ऊपर से आदेश आया तो फॉल इन लाइन हुए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि नहीं, मैं तो बड़ा खुश था, तमाम सारी बातें हैं, और मैं उस समारोह में मौजूद था और मैंने उनको उतरते गाड़ी से और वहां जाते और उसके बाद उठते और बैठते, वो पूरी जो 6 मिनट का उनका व्यायाम था पाकिस्तान हाई कमीशन में, वो मैंने देखा है। और उससे ये कहीं नहीं लग रहा था कि ये कहीं नॉर्मल है, उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी स्टिफ थी। उसके बाद निकल के जो भी कुछ उन्होंने कहा वो उनकी अपनी कारगुजारी थी। अब वो जहां यमन में जो उन्होंने पूरा काम किया, पिछले कई समय से आप देख रहे हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि कई सारे विदेशी हैं, उसमें बांग्लादेशी भी हैं, उसमें उन सबको लाए, एक अच्छा काम था। मुझे लगता था कि आज जब वो बात कर रहे थे, जो उन्होंने कल बयान दिया है, वो एएनआई से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि देखिए साहब, यहां मैंने ये किया और बड़ा डिफिकल्ट था और मैं आर्मी में था 42 साल से, उस डिसिप्लिन की वजह से मुझे करने में आसानी हो गई और मैं लोगों को ला पाया। और उस अपनी इसी धारा प्रभा में उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया के लिए दिस इज लेस एक्साइटिंग देन माई गोइंग टू पाकिस्तान हाई कमीशन। और उसके बाद बात खत्म हो गई। लेकिन फिर बताते हैं कि उसके बाद उन्होंने जो ट्वीट किया है, विषय वहां से है। और इसमें एक और बात जो मैं साफ कर दूं, क्योंकि आपके पास समय कम होगा, बहुत कम समय। एक चैनल के एडिटर इन चीफ को उन्होंने ट्वीट पे कुछ कहा है और उस चैनल के एडिटर इन चीफ से इस देश के हजारों और लाखों लोगों को विरोध भी हो सकता है। नेताओं के बारे में भी उनके जो कमेंट होते हैं वो बड़े हार्श होते हैं, जो एक पत्रकार को नहीं करने चाहिए। एक ओपिनियन उनकी एंगल है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसको वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मीडिया वर्सेस वीके सिंह हो जाए और मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और लगातार आप सुबह से शाम यही खबर चला रहे हैं, जैसे मीडिया जो है या वो एक चैनल ये तय करेगा कि किसको इस्तीफा देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, किसको समाज में क्या बोलना चाहिए। और ये वही चैनल के लोग हैं जो बावर्ची खाने में घुस जाते हैं, अभी 5 घरों में बेडरूम में घुस जाते हैं, चलाते हैं। समय नहीं, 5 मिनट से कम का समय है, 5 वक्त बाकी। दिलीप जी कैसे धर्मेंद्र जी से पूछ लीजिए जी। चलिए अवधेश जी आप बताइए सर। देखो, ये एक मैंने दुनिया के उस अत्यंत ही जोखिम भरे ऑपरेशन में से एक था। ये 4000 लोगों को जहां लगातार युद्ध चल रहा हो, जहां की आपके तो यानों को, मैंने जहाजों को बंदरगाह तक जाने की स्थिति नहीं हो, लाद के लाना निकलना, जिबूती में बैठना था बीके सिंह को। बीके सिंह स्वयं 3-3 बार शाना में गए। एक कठिन ऑपरेशन था। तो ऐसे में सवाल यह है कि अगर वहां हमारे सेना के जवान सब काम कर रहे हैं और आपको यहां दिखाया जाए टेलीविजन पर कि हमको ठंडा खाना मिला जी, 3 घंटे इंतजार करना पड़ा जी, हमको तो कोई पूछा नहीं जी, नाव के लिए खड़े रही जी, तो उस पर क्या बिगड़ेगा? सवाल यह है कि बीके सिंह ने जो प्रेस्टिट्यूट शब्द का प्रयोग किया, मेरी उससे असहमति है। लेकिन क्या मीडिया का व्यवहार आलोचना से परे है? क्या हमको भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे 4000 नागरिक छूट रहे हैं? 26 देश जिसमें अमेरिका फ्रांस शामिल है, भारत को कहा है कि हमारे नागरिकों को भी बाहर निकाल दीजिए। ये एक उपलब्धि है, तो उस समय हम सकारात्मक भूमिका निभाएं। तो इसलिए दोनों पक्ष को देखने की जरूरत है। और आप जानते हैं कि एक अखबार और एक टेलीविजन पर, क्योंकि उस अखबार ने, जिस अखबार का उन्होंने पहले भी प्रेस्टिट्यूट शब्द का प्रयोग किया था, उसने खबर छाप दिया था कि पूरा बैरक ही निकल के आ गई थी सरकार के विद्रोह और कू पर। तो उसके समय भी उन्होंने यही किया, इंडियन एक्सप्रेस को नाम लेकर के उन्होंने ट्वीट किया था। तो इसलिए इसके दोनों पक्ष हैं। लेकिन हमको भी पत्रकारों को अपने गिरबान में झांकने चाहिए कि ऐसे जोखिम भरे हालात में हमको कैसी टिप्पणी और क्या करना चाहिए। धर्मानी साहब, आपसे भी मेरा सवाल यही है, तमाम चीजों से अवधेश जी से अग्री कर रहे हैं कि वाकई में बहुत जिम्मेदाराना काम है, लेकिन एक जिम्मेदारी के पद पर है, तो आपको लगता है थोड़ा धैर्य रखना चाहिए इस तरह के रिएक्शन से पहले। जी, आत्म मंथन की तो आवश्यकता है जी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आपको याद हो, जिसको रेफर किया जा रहा है, श्रीलंका वाले मामले में भी सुब्रमण्यम स्वामी ने चैनल के ऊपर उनको चैलेंज किया कि आप दिखाइए, मुझे मेरा नोट दिखाइए, मुझे दिखाइए। He was not having any reply. उनका आना बंद कर दिया, उन्होंने, अब नहीं बुलाते उनको। मेरे को ये लगता है, मैं आपको कोट करके कह रहा हूं कि इसको अगर कोई अपने व्यवहार से कोई आलोचना झेल रहा है, उसको पूरे मीडिया के साथ लपेटना अपने आप में ये शो करता है कि वो कहीं ना कहीं खुद गलती पर है। एक बात, और ये जैसे अवधेश जी ने कहा कि इतने कठिन अगर
किसी स्थान से एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल ऑपरेशन किसी ने किया है, बिल्कुल तो उसको भी कहीं ना कहीं स्थान मीडिया में मिलना चाहिए। लेकिन इसको जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता ना। चलिए जी देखिए, ये दुखद है, एक ऐसे जिम्मेवार व्यक्ति को इस तरह की भाषा शोभनीय नहीं लगती है। वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो जिम्मेवार, वो जनरल रहे हैं देश की आर्मी के, वो आज मंत्री हैं और वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें। हो सकता है कि किसी ने कुछ कहा हो, लेकिन इस तरह की शैली का इस्तेमाल करें और पूरे मीडिया को टारगेट करके वो इस बात को कहें, ये कोई छोटी बात नहीं है। मीडिया को एक तीसरे स्तंभ के रूप में देखा जाता है। प्लीज, तो ये मीडिया को नहीं कहा, एक चैनल को कहा है और उसमें साफ है, कोई मीडिया को नहीं कहा। तो ये लेकिन चलो एक चैनल के लिए भी कहा, लेकिन एक भाषा का इस्तेमाल किया गया। देखिए, भाषा पे हम सब लोग तमाम उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि ये कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो लोग मीडिया की ठेकेदारी करके ये बता रहे हैं कि मीडिया में सब दूध के धुले हैं, तो इस देश के अंदर सबको पता है कि बड़े अखबार के नंबर 2 और बड़े अखबार टेलीविजन के नंबर 2 लोग किस तरीके से हिंदुस्तान में नेताओं और राजनीति की दलाली करते हैं, वो पकड़े गए टेप में। उनके बाद भी अपना भी घर झांकना चाहिए। आप हर एक को इस तरीके से बदनाम करेंगे और फिर उसके बाद कहेंगे हम बुलाएंगे नहीं, तो ये मीडिया के हाथ में अगर 52 सेंटीमीटर का टीवी है तो हर एक को बदनाम करने का आपको ठेका नहीं मिला है। रमेश जी, आपसे जानना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए इतने जिम्मेदार पद पे, किसी को इंस्टिगेट करने पर इस तरह की भारत सरकार के एक प्रतिनिधि ने एक अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर इतना सराहनीय कार्य किया है और वो 26 कंट्री के लोगों का एक ऐतिहासिक एक स्वरूप बना है। लेकिन एक और बात बताते हैं, पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने जो भी जिस तरह से कहा, और वो भी किसी की इंडिविजुअल किसी का अगर ट्रांजैक्शन है तो मीडिया को भी इन सारी चीजों से परहेज करना चाहिए। अच्छाई पर क्षणिक यानी बुराई की धूल को दूषित नहीं करना चाहिए। मीडिया को भी परहेज करना चाहिए। पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने जो कहा है उसको कतई स्वीकार नहीं कर रहे। सरकार में बहुत सारे लोग आलोचना करेंगे करने पर ऐसी भाषा। लेकिन एक और ऑप्शन है, यहाँ जो उभर करके आ रही है कांग्रेसियों, इनको अपने गलेबान में झांक करके देखना चाहिए। मरहूम जवाहरलाल नेहरू से लेकर के सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका से लेकर के शरद यादव से लेकर के मुलायम सिंह यादव से लेकर के कौन वो है अपने गरीबान झांक करके देखे। लेकिन वो भी है जिस परिप्रेक्ष्य में है, रमेश जी, वो उनको बचना चाहिए। रमेश जी, सवाल ये नहीं है। देखिए, दो चीजें हैं। मीडिया को क्या करना चाहिए, मीडिया में जो खामियां हैं उसको आप जरूर उजागर करें और उसको स्वीकार भी करना चाहिए जो लोग मीडिया में हैं कि क्या खामी है मीडिया में, और इन चीजों को किस तरह से किन खबरों को दिखाया जाना चाहिए, या वो जानते हैं या अगर नहीं करते हैं तो खामियां हो सकती है। लेकिन परहेज करना चाहिए लेकिन एक मंत्री को, एक पूर्व रिटायर्ड जनरल को, मुझे लगता है कि अपने शब्दों के चयन में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। चाहे वो व्यक्ति के लिए हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन के लिए हो, चाहे एक चैनल के लिए हो, चाहे कंप्लीट मीडिया के लिए हो। ये बेहद जो जहां पे वो है, जनरल वीके सिंह को कम से कम अपने शब्दों के चयन के लिए बेहद सावधान रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और इस तरह के शब्दों के चयन से कम उनके व्यक्तित्व जो है उसके विपरीत उनकी छवि है। लेकिन हमारे मित्रों को भी शब्दों का चयन इसमें ये है कि जो बात ये कही जा रही है, ये जो है आदमी ने बैठ करके घर पे अपने पूरे शांति प्रिय मन से ट्वीट किया है। एक होता है कि आप गुस्से में होते हैं, क्राइसिस में खड़े होते हैं, आप परेशान होते हैं, ऐसे में मुझे स्लिप निकल जाए, देश में नेता लोग अकेले में तो मीडिया को गाली देते हैं, व्यक्तिगत बात करो तो पत्रकारों के लिए कैसे शब्द प्रयोग करते हैं मालूम है, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं करते कि मीडिया हमको निशाना ना बनाए। तो लेकिन वो एक जनरल रहा है, वो उसके मन में जो भाव आ रहा है वो व्यक्त कर दे रहा है, केवल इतना ही अंतर है। और ये मीडिया, और ये सच है कि इस समय हमारी भूमिका जो है, हमारे बारे में धारणा लगभग वही है जो नेताओं के बारे में है। आप सड़क पर निकलिए, किसी पत्रकार के बारे में किसी आम आदमी से पूछो और किसी नेता के बारे में, दोनों के बारे में निकलते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप शब्दों के चयन में कम से कम ऐसे शब्दों के चयन, जिन शब्दों से समाज में, देश में बहुत बहुत शुक्रिया, जी बहुत बहुत शुक्रिया युद्धवीर जी आपका, रमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, भूपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पुष्पेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। घटना चक्र को समाप्त करने का समय हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ये है कि
कि जब आप जिम्मेदार पद पे होते हैं तो किसी के कहने पर भी शब्दों का चयन जो है वो बहुत जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।